पिछले कई वीडियोस में हम बहुत कुछ सीख चुके हैं। हम भी लास्ट वीडियोस में हमने कुछ प्रूविंग टेक्निक्स पढ़ी थी। प्रूविंग टेक्निक्स की मदद से हमने ये सीखा था कि हम किसी भी मैथमेटिकल इंटर स्टेटमेंट को कैसे सच साबित कर सकते हैं, कैसे लॉजिकली रिड्यूस करके हम उसे थ्योरम के फॉर्म में लेके आ सकते हैं, उसे लॉजिकली करेक्ट कह करके उसको आगे लेके जा सकते हैं। इस वीडियो में हम फाइनाइट स्टेट मशीन्स को डिफाइन करने से पहले कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, हम उनको डिफाइन करना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी हम कोई काम करते हैं मैथमेटिक्स में, तो उसमें हमें मैथमेटिक्स में एक कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करना होता है। तो हम इस लेक्चर के कुछ कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये कैरेक्टर्स चरित्र जो हैं वो उनमें से एक चरित्र है सिंबल्स। सिंबल्स क्या होते हैं? सिंबल्स जैसे कि हम पहले भी एक बार देख चुके थे या बात कर रहे थे हम लोग कि मान लीजिए एक पुश बटन है आपके पास में, और पुश बटन दो स्टेट में हो सकता है, या तो ऑन स्टेट में हो सकता है या फिर वो ऑफ स्टेट में हो सकता है। और आपके पास में क्योंकि टॉगल बटन है, तो टॉगल बटन में जनरली पुश करने का ही एक ऑप्शन होता है। मान लीजिए कि आप ऑन स्टेट पे है और आपने पुश किया तो आप ऑफ स्टेट में आ जाएंगे, या राइट। पुश किया तो आप ऑफ स्टेट में आ जाएंगे, और ऑफ स्टेट से पुश किया तो ऑन स्टेट में आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो एक्शन है या सिंबल है वो पुश है। तो पुश इस केस में एक तरीके से मतलब एक एक्शन है जो कि हम बार बार बटन के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। बटन की स्टेट या बटन की जो स्थिति है उसको हम स्टेट कह रहे हैं, और सीक्वेंस ऑफ एक्शंस ये स्ट्रिंग कहलाएगी, और कितने डिफरेंट तरीके के एक्शंस हैं ये अल्फाबेट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम में एक प्रोसेस है। सो प्रोसेस की कई स्टेट हो सकती हैं। प्रोसेस अलोकेट हो सकता है, एग्जीक्यूटिंग हो सकता है कि वो एग्जीक्यूट हो रहा हो अभी, राइट। एक पॉसिबल स्टेट उसकी एग्जीक्यूशन की है। एक पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि किसी वो क्यू में लगा हुआ हो, राइट। या फिर और वो किसी बेसिकली जो क्यू है वो प्रोसेस या सीपीयू मिलने की क्यू है। तो जैसे ही इसको सीपीयू एलोकेट होगा, ठीक है, और सीपीयू कब एलोकेट होगा, यानी कि जब भी कोई प्रोसेस से बाहर चला जाएगा, यानी एग्जीक्यूशन से कोई बाहर चला जाएगा, तो दूसरा प्रोसेस क्यू में से आकर के एग्जीक्यूट होने चला जाएगा, राइट। तो हम क्या कहते हैं कि भाई क्यू में है, रेडी क्यू में है, तो उसको एग्जीक्यूट होना है। और यदि वो एग्जीक्यूशन में है और यदि वो डिमांड कर लेता है, यदि उसके पास में कोई ऐसी इवेंट जनरेट हो जाता है जिससे उसको हमें मालूम पड़ता है कि उसको इस वक्त कोई हार्डवेयर चाहिए, मान लीजिए प्रिंटर चाहिए, तो वो प्रिंटर की क्यू में चला जाएगा। सो प्रिंटर क्यू। तो इस तरीके की कई क्यू हो सकती हैं, और यहाँ पर हमारे पास में कई इवेंट्स हो सकते हैं, जो कि इवेंट्स हमारे ये डिफाइन कर रहे हैं कि अभी हम कहाँ पर जाएंगे। अभी वो जो हमारा प्रोसेस है वो कहाँ किस स्टेट में मूव कर जाएगा। यहाँ पर एग्जीक्यूशन स्टेट में था, अचानक से उसके पास प्रिंटर की डिमांड आई, तो वो प्रिंट क्यू में चला गया। तो अब जो प्रोसेस का स्टेट है वो प्रिंट क्यू हो गया। प्रिंट क्यू से मान लीजिए प्रिंट का काम खत्म हो जाएगा तो वो वापस रेडी क्यू में आ जाएगा। सो मान लीजिए कि ये रेडी क्यू है और ये रेडी क्यू में आ जाएगा। रेडी क्यू से जैसे ही कोई प्रोसेस बाहर निकलता है तो ये इवेंट जनरेट हुआ, सम प्रोसेस एग्जिट्स द प्रोसेस एग्जिट्स सीपीयू। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो हमारे पास में लेबल्स हैं इस ग्राफ के एजेस पर, यहाँ पर ये एक्शन है, इस केस में ये इवेंट है, यानी कि प्रिंटर रिक्वेस्ट एक इवेंट है। प्रोसेस एग्जिट्स फ्रॉम सीपीयू ये एक इवेंट है, और इवेंट जनरेट होने पर आप दूसरी स्टेट में, आपका जो प्रोसेस है वो दूसरी स्टेट में आ जाता है। तो यहाँ हमारे जो सिंबल्स हैं वो बेसिकली इन एजेस को लेबल करने के काम आते हैं, और ये डोमेन से
प्रभावित होते हैं, यानी कि डोमेन से डिसाइड होते हैं कि वो क्या होंगे। तो ये एक्शंस जो हैं, मतलब बेसिकली जो सिंबल्स हैं वो एक्शंस हो सकते हैं, कैरेक्टर्स हो सकते हैं, इवेंट्स हो सकते हैं, कुछ और हो सकता है। ये आपको अपने डोमेन से आइडेंटिफाई करना होगा कि आपको ये सिंबल्स किस तरीके के बनाए। दूसरी चीज है स्टेट। स्टेट भी जैसे हम यहाँ पर देख चुके हैं कि बटन जो है वो ऑन स्टेट में, बट दूसरा टाइम पे बटन जो है वो ऑफ स्टेट में है। यहाँ पर प्रोसेस एग्जीक्यूट स्टेट में है, यहाँ प्रिंटर की क्यू में है, यहाँ पर रेडी क्यू में है। तो ये इसकी डिफरेंट स्टेट्स हैं वेयर द प्रोसेस इज मूविंग। दूसरी चीज आती है अल्फाबेट। अल्फाबेट क्या होता है? फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स। आपके पास में जितने सिंबल्स हैं, जितने भी तरीके के सिंबल्स हैं, वो फाइनाइट होने चाहिए। जैसे प्रिंटर रिक्वेस्ट, ये एक सिंबल है, और ऐसे जितने भी डिस्टिंक्ट सिंबल्स होंगे ये फाइनाइट होने चाहिए। ये बहुत ज्यादा यानी कि इनफाइनाइट नहीं होने चाहिए। दैट इज व्हाट इस अल्फाबेट इक्वल्स टू। ये अल्फाबेट जो है वो फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स है। जितने भी सिंबल्स हैं उनका सेट अल्फाबेट है, और ये फाइनाइट होना चाहिए फाइनाइट स्टेट मशीन्स के लिए। स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग होती है सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स। तो इस पर्टिकुलर केस में सीक्वेंस ऑफ एक्शंस, और इस पर्टिकुलर केस में सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। सो इट एक्चुअली डिपेंड्स। ये हमेशा इस बात पर निर्भर करेगा कि आपका क्या काम है, आप किस तरीके की चीज में फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा या फाइनाइट स्टेट मशीन्स को अप्लाई कर रहे हो। उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि आपके सिंबल्स कौन से हैं, अल्फाबेट एक्चुअली कैसा है, उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, उसमें किस किस तरीके के एक्शंस हैं, इवेंट्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, क्या चीज है। और स्ट्रिंग ऐसे सभी सिंबल्स का सीक्वेंस, जो कोई भी सीक्वेंस जो बनेगा वो एक स्ट्रिंग कहलाएगी। आमतौर पर सिंबल्स को हम डिनोट करते हैं, सिंबल्स जो होते हैं उनको हम डिनोट करते हैं, सिंबल्स को डिनोट करते हैं सिग्मा या गामा की मदद से। दूसरा हम अल्फाबेट, आई थिंक मुझे थोड़ा सा बदल लेना चाहिए। हम सिंबल्स को डिनोट करते हैं छोटे अल्फाबेट से, यानी कि ए, बी, सी, ये सिंबल्स को डिनोट करते हैं। अल्फाबेट डिनोट होता है सिग्मा या गामा से। अल्फाबेट डिनोट होता है सिग्मा से या गामा से। फिर आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग आमतौर पर आखिरी के अल्फाबेट्स पे से डिनोट की जाती है। फॉर एग्जांपल डब्ल्यू, यू, वी, एक्स, वाई, जी, ये सब जो सिंबल्स हैं ये स्ट्रिंग्स को डिनोट करते हैं, यानी कि सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स को डिनोट करते हैं। अब हम अगले उस पर चलते हैं जिसमें हम ये डिफाइन करना चाहते हैं, हम और टर्मिनोलॉजीज डिफाइन करना चाहते हैं। सो पहली चीज आती है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मान लीजिए आपकी स्ट्रिंग है ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू यानी कि ओमेगा जो है वो है 101। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या बताती है? नंबर ऑफ सिंबल्स इन द स्ट्रिंग। नंबर ऑफ सिंबल्स इन ओमेगा। और डिनोट कैसे होती है? ऐसे। तो यदि हम यहाँ पर जो ओमेगा हमें दे रखा है, इसका यदि हम लेंथ निकालेंगे तो ये हो जाएगी 101 की लेंथ, और ये आएगी 3। ठीक है, तो इस तरीके से हम लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकाल सकते हैं। एक चीज आती है एम्प्टी स्ट्रिंग। एम्प्टी स्ट्रिंग क्या होती है? एम्प्टी स्ट्रिंग वो स्ट्रिंग होती हैं जिनकी की लेंथ, जैसे मान लीजिए कि एम्प्टी स्ट्रिंग है यहाँ पर ओमेगा, तो ओमेगा की लेंथ क्या है? वो 0 होनी चाहिए। यदि ओमेगा की लेंथ 0 है तो वो एम्प्टी स्ट्रिंग है। इसको जनरली हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। ठीक है, और एप्सिलॉन में आप कुछ भी कॉन्केटिनेट कर दीजिए, वही एलिमेंट आपको मिल जाता है। यानी कि जैसे मान लीजिए एप्सिलॉन में आपने 0 कॉन्केटिनेट किया तो आपको 0 मिल जाएगा। एप्सिलॉन में आपने 1 कॉन्केटिनेट किया तो 1 मिल जाएगा।
और ये एप्सिलॉन किसी भी तरीके के अल्फाबेट के लिए वैलिड एप्सिलॉन या वैलिड एम्प्टी स्ट्रिंग कहलाती है। यानी कि हम एप्सिलॉन यानी कि कहीं पे भी यदि हम स्ट्रिंग के तौर पे एप्सिलॉन को यूज कर रहे हैं तो वो एम्प्टी स्ट्रिंग ही होगी। ओके, सो जब हम ये देखते हैं कि एम्प्टी स्ट्रिंग को यदि हम किसी से भी कॉन्केटनेट करते हैं तो वही स्ट्रिंग वापस मिल जाती है, तो हम एम्प्टी स्ट्रिंग को क्या बोलते हैं? एम्प्टी स्ट्रिंग इज आइडेंटिटी फॉर concatenation operation. राइट, कॉन्केटनेशन ऑपरेशन के लिए एम्प्टी स्ट्रिंग एक तरीके की आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह काम करती है। इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट, राइट। एक और चीज आती है जिसे हम कहते हैं नल स्ट्रिंग। नल स्ट्रिंग एक इंटरेस्टिंग सा केस है। नल स्ट्रिंग वो स्ट्रिंग होती है जो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करती। स्ट्रिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि नल स्ट्रिंग और एम्प्टी स्ट्रिंग में क्या फर्क है। नल स्ट्रिंग क्या चीज होती है और एम्प्टी स्ट्रिंग क्या चीज होती है। आपने सी पढ़ा होगा और सी में हमने एम्प्टी स्ट्रिंग पढ़ी होगी। तो ये कुछ एम्प्टी स्ट्रिंग कुछ ऐसी होती है जिसको कॉन्केटनेट किया जा सकता है, जिसको कॉन्केटनेट करने से आपको कोई वैल्यू मिलती है। लेकिन नल स्ट्रिंग के साथ में आप किसी भी स्ट्रिंग को कॉन्केटनेट कर देंगे तो आपको नल स्ट्रिंग मिलेगी। कुछ आप जैसे डेटाबेस को यदि ध्यान दें तो यदि कोई नल स्ट्रिंग आ जाती है और नल स्ट्रिंग के साथ हम किसी चीज को कॉन्केटनेट कर देते हैं तो वो नल स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। आइए देखते हैं कैसे। मान लीजिए आप सी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और सी प्रोग्रामिंग में आपको कुछ इस तरीके के वेरिएबल्स मिले हैं। ए है, एक तो है आपका कैरेक्टर, कैरेक्टर पॉइंटर ए, राइट, एंड एक है आपका पॉइंटर बी, राइट। और ए को आपने नल असाइन कर दिया। एक और हम ले लेते हैं पॉइंटर सी। ए को आपने नल असाइन कर दिया। आपने क्या किया, दूसरे के लिए आपने लिखा पॉइंटर बी इज इक्वल्स टू, और बी इज इक्वल्स टू, let me do it again, b is equals to, let's say, new char, let's say 5 or maybe 15 you can take, so that you can accommodate as many as you want. And let's say c, which is also new char, let's say 15. Now a is null, b is new char, c is new char. But what I'm trying to do, I am saying that b is equals to hello, or c is equals to, so here you can see c is an empty string. Now, which means that c has a location. So if there is a variable c corresponds to some location. Let's say it corresponds to 105 location, and then at this particular location a null pointer or null value is there, because this is string terminating character. It is not null string, it is a string terminating character जो है वो सी के फर्स्ट सेल में है, इसलिए स्ट्रिंग शुरू हुई और वहीं की वहीं खत्म हो गई, इसलिए ये एम्प्टी स्ट्रिंग है। लेकिन यदि आप ए को देखें तो ए तो जो मेमोरी खुद है, यानी कि ए के जो करस्पॉन्डिंग, बेसिकली मान लीजिए कि आपका ये ए है, ये टेबल है, सिंबल टेबल है, यहाँ पर ए भी पड़ा है, बी भी पड़ा है, सी भी पड़ा है, तो ए में तो यहीं पर नल आ गया। लेकिन सी में क्या हुआ, सी में 105 यहाँ पर आ गया और 105 में नल है।
और क्योंकि 105 में नल है तो स्ट्रिंग का स्टार्टिंग कैरेक्टर और एंडिंग कैरेक्टर दोनों कोइंसाइड कर गए और इस कारण से ये एम्प्टी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। और यदि हम बी की बात करें तो बी में आपने जैसे ही न्यू किया तो मान लीजिए कि यहाँ पर आपके पास में आ गया 120 सपोज कर लीजिए। नाउ इस 120 पर अब यहाँ पर क्या है, बी कुछ ऐसा है, ये बी है जो कि 120 लोकेशन को डिनोट कर रहा है। बी जो है 120 लोकेशन को डिनोट कर रहा है, वहां पर एच पड़ा है, फिर ई पड़ा है, फिर एल पड़ा है, फिर एल पड़ा है, फिर ओ पड़ा है और फिर एक नल स्ट्रिंग पड़ी हुई है। तो इस तरीके से बी की कुछ अंडरस्टैंडिंग है। तो एम्प्टी स्ट्रिंग कैसी होती है, एम्प्टी स्ट्रिंग का फुल लोकेशन तो असाइंड है लेकिन उसमें नल है। लेकिन नल स्ट्रिंग में क्या होता है, नल स्ट्रिंग को तो लोकेशन भी असाइन नहीं होती और इसलिए वो नल स्ट्रिंग होता है। तो जब हम कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन चलाते हैं तो कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन सी पे तो काम कर जाएगा क्योंकि वो एक लोकेशन को पॉइंट कर रहा है और वहां पर उसको नल मिल रहा है यानी कि एम्प्टी स्ट्रिंग मिल रही है। लेकिन ए के केस में तो उसको स्ट्रिंग ही नहीं मिल रही, इसलिए नल स्ट्रिंग और एम्प्टी स्ट्रिंग में काफी फर्क होता है। इस बात को हमें समझना चाहिए। नल स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करने से हमें नल स्ट्रिंग मिलती है, जबकि एम्प्टी स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करने से हमें वापस से वही स्ट्रिंग मिल जाती है। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं नल स्ट्रिंग और एम्प्टी स्ट्रिंग में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और टर्मिनोलॉजीज और चीजों की। तब तक के लिए धन्यवाद।